बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर लेक्चर 17 और इसमें हम अपना चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इनहेरिटेंस। चैप्टर नंबर 15 इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? इसका मतलब है वरासत, यानी कोई भी चीज़ जो आपके पेरेंट्स से आप तक या आपसे आगे बच्चों में जो है वो मुंतकिल हुए, उसे वरासत या इनहेरिटेंस कहा जाता है। अब देख लेते हैं अपने डिफरेंट डेफिनेशंस की तरफ, जो बेसिक डेफिनेशंस हैं हमारे इस टॉपिक में। सबसे पहले टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन टू जेनेटिक्स। ये आपके पेज 94 पे मौजूद होगा। जेनेटिक्स क्या है? इट इज़ बेसिकली द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस। वरासत के बारे में पढ़ना, डिटेल में पढ़ना, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। जबकि अब इनहेरिटेंस का यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब हम देख लेते हैं यहाँ डेफिनेशन में। इनहेरिटेंस इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स, या तो आपके करेक्टरिस्टिक्स यानी खसूसियात या ट्रेड्स का आगे ट्रांसफ़र होना फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग्स। ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चे, ठीक है। माँ बाप से बच्चों के अंदर कुछ खसूसियात ट्रैवल करती हैं या ट्रांसफ़र करती हैं। पेरेंट्स से जो चीज़ें पेरेंट्स में होती हैं वही बच्चों में जाती हैं, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर ऑफ योर बुक, ठीक है, इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ना। ट्रेड्स क्या है? अब ये बेसिकली यहाँ पे ये वर्ड जो है ये आपके लिए ट्रेड्स, ये आपके लिए जो है वो नया है। ट्रेड्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। दीज आर द करेक्टरिस्टिक्स, ये वो खसूसियात हैं दैट पास फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स, जो बच्चों तक मुंतकिल होते हैं उनके वालिदैन से। यानी वो तमाम खसूसियात जो पेरेंट्स के अंदर मौजूद होती हैं वही उनके बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र होती हैं, उनको हम ट्रेड्स कहते हैं। उन खसूसियात को बेसिकली ट्रेड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। इंटेलिजेंस, कुछ माँ बाप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं और उनके बच्चे भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, तो वो बेसिकली क्या है? वो जेनेटिक्स है। वो पेरेंट्स से बच्चों के अंदर जो है वो इंटेलिजेंस ट्रांसफ़र हुई। इसी तरह आई कलर, बच्चों का आई कलर उनके पेरेंट्स से मिलता जुलता होता है। इसी तरह उनकी हाइट, और इसके अलावा डिफरेंट करेक्टर्स हैं। हेयर कलर हो सकता है, स्किन कलर हो सकता है, डिफरेंट जो है वो चीज़ें हो सकती हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस नहीं की हुई। ये सारी की सारी थी बेसिक चीज़ें। अब चलते हैं आगे। बेसिकली यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि मदर और फादर यानी आपके दोनों पेरेंट्स, उन दोनों पेरेंट्स का डीएनए जो है वो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। और आप जानते हैं कि डीएनए के अंदर क्या चीज़ मौजूद है? डीएनए के अंदर क्रोमोसोम्स मौजूद हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो इस शेप में होते हैं। ये हम जो है वो डिटेल में जो है वो 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और मियोसिस माइटोसिस भी देख चुके हैं। क्रोमोसोम्स जो है बेसिकली उनके अंदर जीन्स मौजूद होती हैं। लेट्स सपोज ये क्रोमोसोम है, एक ये जीन है, एक ये जीन है। इस तरह की सैकड़ों जीन्स एक क्रोमोसोम के ऊपर मौजूद होती है। ये जीन्स जो है बेसिकली दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन द इनहेरिटेंस एंड इट इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। सारी की सारी इनहेरिटेंस इस पर डिपेंड करती है, क्योंकि एक जीन आपकी एक प्रोटीन को कोड कर रहा होता है, यानी एक जीन एक चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, वो चीज़ आपकी प्रोटीन है और वो प्रोटीन आपकी बॉडी में काम कर रही होती है। आसान लफ्ज़ों में फिर से बताती हूँ बेटा, दिस इज़ योर क्रोमोसोम, ठीक है। इस तरह का आपने क्रोमोसोम जो है वो 9th क्लास में पढ़ा है। अब इसके ऊपर इस तरह की जो है वो लाइंस होंगी, अब वो सैकड़ों लाइंस होंगी। अब इसका मतलब है कि सिर्फ इस एक क्रोमोसोम के ऊपर सैकड़ों जीन्स होंगी, यानी मिलियंस की तादाद में जीन्स होंगी। लेट्स सपोज ये वाली जीन जो मैं इस वक्त डार्क कर रही हूँ, आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये वाली जीन जो है जो इस वक्त मैंने डार्क की है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी के अंदर एक काम कर रही होगी, यानी एक काम को कंट्रोल कर रही होगी। वो काम हो सकता है कि कोई प्रोटीन बना रही हो सकता है आपकी आई को कलर दे रही हो सकता है आपके हेयर को कलर दे रही हो। तो बेसिकली इस जीन को ढूंढना, इस जीन को पढ़ना, ये इनहेरिटेंस के अंदर आता है। और ये जीन, यही वाली, ये जो एक फॉर एग्जांपल आई कलर बना रही है, ये पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स से आपके ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होती है। बाज़ात ऐसा होता है मदर की आइज़ ब्लैक, बच्चे फादर की जो है वो ब्राउन होती है, तो जो उनके बच्चे में आते हैं या तो वो ब्लैक होगी मदर पे जाएगा, या वो ब्राउन कलर की होंगी फादर पे जाएगा, या फिर मिक्सचर होती हैं ब्लैक और ब्राउन की, तो एक आपके पास शेड आ जाता है, ब्लैक ब्राउनिश शेड आ जाता है। तो ये बेसिकली हमने सब चीज़ें कहाँ पढ़नी है? इनहेरिटेंस में पढ़नी है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। इट इज़ ऑन पेज नंबर 94। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और जीन्स क्या होती है? एक ओवरव्यू तो मैं आपको दे चुकी हूँ ना। मैंने आपके सामने क्रोमोसोम बनाया और उसके अंदर लाइंस लगा के बताया कि ये जीन है, और जीन जो है एक जीन एक काम कंट्रोल करती है। लेकिन बच्चे ऐसा भी हो सकता है कि एक जीन ज़्यादा काम भी कंट्रोल कर सकती है, ये डिपेंड करता है। डेफिनेशन पे आ जाते हैं जीन की। जीन कंसिस्ट ऑफ डीएनए,
डीएनए से मिलकर बनी होती है। डीएनए के अंदर कहा है ना क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम के अंदर जीन होती है, तो इसका मतलब यही हुआ कि जीन क्रोमोसोम से मिलकर बनी हुई है और वो डीएनए का होता है। इट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड इट कंटेन इंस्ट्रक्शन। इस जीन के अंदर वो तमाम की तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं जिससे आपकी बॉडी के अंदर कोई भी प्रोटीन पैदा होती है या बनती है, ठीक है। और अगर आपने स्टडी करनी है जीन को तो आपको अपना पूरा का पूरा क्रोमोसोम स्टडी करना पड़ेगा। लेट्स सपोज मैं स्टडी करना चाह रही हूँ, रिसर्च करना चाह रही हूँ कि आई कलर जो है वो किस जीन पर मौजूद है, मुझे नहीं पता, मैं आपको सिर्फ बताया है मैंने कि अब हम लोगों ने रिसर्च करनी है और हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि आई कलर जो है वो हमारे किस क्रोमोसोम पे मौजूद है। हम लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे डीएनए को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास डीएनए इस कॉइल्ड फॉर्म में होगा। अब हमने क्या करना है, इस कॉइल्ड फॉर्म में से, इस कॉइल्ड फॉर्म में बेटा आपके पास थाउजेंड भी कम है बेटा, मिलियंस ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। आपने वो क्रोमोसोम्स अलग करने हैं। एक सेल के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर होगा क्रोमोसोम का, ये मैं आगे डिस्कस करके आपको बताऊंगी। लेट्स सपोज एक क्रोमोसोम निकाल लिया, ये क्रोमोसोम अब मैं आपको बड़ा करके बता रही हूँ। लेट्स सपोज मैं ह्यूमन की बात कर रही हूँ। ह्यूमन के अंदर इस तरह के 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। आपने एक एक क्रोमोसोम की एक एक जीन को पढ़ना है, जो इसके अंदर लाइंस होती हैं वो जीन्स होती हैं, उसको पढ़ना है और ढूंढना है कि इसमें आई कलर है, नहीं इसमें है, नहीं इसमें है, नहीं इसमें है, नहीं इसमें है, नहीं। इस तरह कर करके पूरे के पूरे 23 पेयर्स को आपने देखना है, स्टडी करना है और उसके बाद जाकर आपको ये जीन मिलेगी, तब आपने बेसिकली इस जीन को पढ़ना है। तो कहने का मकसद ये है कि ये एक बहुत डिटेल स्टडी है, इसमें बहुत सारे साल लग जाते हैं, ये एक दिन या एक महीने या एक साल का काम नहीं है। इसमें कम से कम 10-10, 20-20 साल इंसान को लग जाते हैं सिर्फ एक जीन ढूंढने में। लेकिन इंसानों ने इतनी तरक्की कर ली है और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब नए मेथड्स आ गए हैं जिससे हम जीन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम की तरफ। बच्चे एक जो पेयर होता है उसके अंदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेट्स सपोज ये आपके पास जो है एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम बना रही हूँ, ठीक है। इसके अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। ये जो है ये सिस्टर क्रोमेटिड होती है, ये एक और सिस्टर क्रोमेटिड है, ठीक है। इन दोनों को जोड़ूंगी मैं, ये दोनों एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगी। इन दोनों को जोड़ूंगी तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्यों कहते हैं, होमोलोगस मीन सेम, दोनों एक दूसरे के सेम होती हैं, ठीक है। और ये एक पेयर बना लेती हैं, एक गुच्छा बना लेती हैं जिसमें 2 होते हैं। पेयर में हमेशा 2 होते हैं ना, उसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहते हैं। ह्यूमन के अंदर बेटा ये एग्जाम्पल हमेशा याद रखनी है, ह्यूमन के अंदर इस तरह के 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर किसके होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के होते हैं। और जब ये 23 पेयर्स हैं ना, अभी जब आप इसको अकेला अकेला करके पढ़ेंगी तो वो कितने हो जाएंगे, 23 + 23 46 क्रोमोसोम्स पेयर। जैसे हमारे जूते में हमारे 2 जोड़ी होते हैं ना, आप 2 जोड़ी जूते पहनते हैं या 2 जोड़ी मोज़े पहनते हैं या फिर 2 जोड़ी जो है वो आप ग्लव्स पहनते हैं, यानी पेयर पहनते हैं। इसी तरह ये 23 पेयर्स मौजूद हैं, जिनको प्लस करो तो आपके पास 46 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं। ये ह्यूमन के नंबर हैं, 46 क्रोमोसोम्स हैं और 23 पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपने स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पे। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैं आपको ये डायग्रामेटिकली भी समझा दूंगी। नहीं समझ आएगा आप दोबारा से यही वीडियो देखिएगा, जो मैं आपको पिक्चर सेंड करूंगी, आप उसको भी देखिएगा ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। बेसिकली आपका क्रोमोसोम जो इस शेप का होता है, मैं फिर से बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ये देखें, ये जो आपके पास क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम क्रोमेटिन से मिलकर बना हुआ होता है। अब आप लोगों का सवाल ये होगा क्रोमेटिन क्या चीज़ है, तो बेटा क्रोमेटिन एक बहुत ज़्यादा डेंस और कॉम्प्लेक्स मटेरियल होता है। डेंस और कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब है बेटा, डेंस और कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि ये बहुत ज़्यादा आपस में जो है वो कन्व्यूल होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स यानी गुच्छा बना होता है, डेंस मतलब बहुत गाढ़ा होता है। इस क्रोमोसोम के अंदर क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन आगे से अंदर 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं, पहली है डीएनए, दूसरी है प्रोटीन। और प्रोटीन का भी एक स्पेसिफिक नाम है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन। ये डीएनए और ये हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलकर न्यूक्लियोसोम बनाती हैं। न्यूक्लियोसोम जो है वो बेसिकली ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब
न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर बेसिकली इस तरह होता है कि आपके पास ये जो बेटा हिस्टोन प्रोटीन है उसकी शेप यूँ होती है, गोल गोल गोल, जैसे सर्कुलर होते हैं ना, जबकि डीएनए इस तरह होता है। अब आपके न्यूक्लियोसोम की शेप जो है वो कहीं कहीं पे ये गोल होता है और कहीं कहीं पे ये स्ट्रैंड होता है। बीड्स ऑन स्ट्रिंग ये इस तरह होता है कि ये बीड है, आपका जो हिस्टोन प्रोटीन है ये गोल है ना, वो जैसे आपके तस्बीह के दाने नहीं होते, आपका लेट सपोज तस्बीह का दाना आपका हिस्टोन प्रोटीन है और उसके ऊपर आपका डीएनए जो है वो कॉइल्ड हुआ हुआ है, ये पीछे से घूम के जो है वो इसके ऊपर कॉइल्ड हुआ हुआ है। इस तरह डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल्ड होता है, फिर अगली हिस्टोन प्रोटीन आती है इस तरह, फिर उसके ऊपर कॉइल्ड होता है। देखिए इतनी ज़्यादा दफ़ा इसके ऊपर, जब हम फॉर एग्जांपल अगर मैं उंगली के ऊपर धागा जो है वो लपेटूंगी ना अपनी उंगली के ऊपर, तो लेट सपोज आपकी उंगली आपकी हिस्टोन प्रोटीन है और इसके ऊपर आपका डीएनए कॉइल हुआ हुआ है, तो ऐसा लगता है बीड ऑन स्ट्रिंग, यानी स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो बीड्स आपको कहीं कहीं नज़र आएंगी। फिर ये वाला डीएनए फिर ये अगला जाएगा और फिर इसके ऊपर अगला जो बीड आएगा और उसके ऊपर इस तरह की जो है वो कॉइलिंग हुई भी होगी। अच्छा, ये बहुत ही कंडेंस और बहुत कॉम्पैक्ट बेटा, मैंने तो धागे देखें कितने चौड़े चौड़े बना दें, ये वो धागे इतने बारीक और कमज़ोर होते हैं कि मैं आपको अगर ये जूम करके दिखाऊँ तो ये देखें, ये मैं लाइंस लगाई जा रही हूँ ना, इसके बीच में हमें जो है वो नज़र नहीं आएगा कि ये एक धागा है या बहुत सारी लाइंस है, लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको इतना फासला इसके अंदर नज़र आएगा। कहने का मकसद ये है कि ये धागे एक दूसरे के ऊपर, धागे कौन से, डीएनए के धागे, इतने टाइट और कॉम्पैक्ट, यानी बहुत ज़्यादा टाइट होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक दूसरे के साथ जोड़ कर रखते हैं बीड के ऊपर। बीड किसकी है, हिस्टोन प्रोटीन की है। और बेसिकली जब इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है तो हम कहते हैं कि ये एक क्रोमोसोम है। डायग्राम भी दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये आपके सामने जो है वो डायग्राम मौजूद है, ये आप सब जानते हैं, दिस इज़ अ क्रोमोसोम, ये ब्लू कलर का। अब क्रोमोसोम के अंदर से देखें धागा निकल रहा है। लेट्स सपोज हम क्या कर रहे हैं, वो जैसे टॉम एंड जेरी में नहीं होता कि वो सूट कपड़ों में से एक धागा निकालते हैं तो पूरे का पूरा सूट जो है वो ख़त्म हो जाता है, धागा निकलता चला जाता है और धागा खुल जाता है। तो ये बेसिकली वैसे ही है, ये क्रोमोसोम है। इसके अंदर से आपने इसका धागा एक खींचा, वो धागा देखें बड़ा बड़ा होता आया। अब ये धागा क्या है, दिस थ्रेड, दिस ब्लू कलर थ्रेड इज़ द क्रोमेटिन। ठीक है, ये क्रोमेटिन फाइबर है, क्रोमेटिन फाइबर यानी क्रोमेटिन का धागा है। इस क्रोमेटिन फाइबर, ये जो ब्लू कलर का धागा आ रहा है, इसको माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखेंगे तो पता चलेगा ये सिर्फ एक धागा नहीं है, इसके अंदर प्रोटीन और डीएनए दोनों चीज़ें मौजूद हैं। प्रोटीन हमें पता चल गया है कौन सी, हिस्टोन प्रोटीन, ये येलो कलर की। ठीक है, ये येलो कलर की हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ गुच्छा बनाएंगी और ये वाला जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसको जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना तो आपको नज़र आएगा कि इस तरह हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं येलो कलर की, हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर आपका जो डीएनए का धागा है वो कॉइल्ड हुआ है, यानी इसके ऊपर घूमा हुआ है। तो लेट्स सपोज इस तरह ये सारी की सारी येलो जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, वो बेसिकली आपकी जो है वो प्रोटीन है, जिसके ऊपर आपका डीएनए का जो कॉइल धागा है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, वो उसके ऊपर कॉइल हुआ है। बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग की शक्ल दी है। डीएनए वाउंड ऑन न्यूक्लियोसोम, डीएनए जो है वो इसके ऊपर लिपटा हुआ है। अब वो डीएनए इसके ऊपर लिपटा हुआ है, लिपट के इस तरह का स्ट्रक्चर देगा और ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर आपके सामने आएगा। ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अभी आप नहीं जानते, इसको मैं आगे डिटेल में बताती हूँ। बेसिकली इस डायग्राम से सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताया है कि ये क्रोमोसोम है, उसके अंदर ये ब्लू वाला जो है ये क्रोमेटिन है। क्रोमेटिन को जब हमने और मैग्नीफाई किया यानी और बड़ा करके माइक्रोस्कोप में देखा तो पता चला ये धागा अकेला नहीं है, इसके अंदर तो येलो कलर की प्रोटीन भी नज़र आ रही है और उसके अलावा भी एक धागा है। जब पता चला कि इसके अंदर प्रोटीन का नाम हिस्टोन प्रोटीन है और ये इसके ऊपर धागा लिपटा हुआ है और फिर उसके बाद हमें स्ट्रक्चर पता चला। तो यहाँ तक हमारा क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर हो चुका है। अब एक दफ़ा बुक की डायग्राम भी देख लेते हैं ताकि आपको वो भी क्लियर हो जाए। सो बेसिकली दिस इज़ योर डायग्राम। ये देखें, ये आपका जो है वो डीएनए का एक थ्रेड है। ठीक है, ये आपको डीएनए का थ्रेड नज़र आ रहा है और ये जो रेड बॉल्स हैं ये आपकी क्या हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ये देखें हिस्टोन प्रोटीन्स हैं।
आपका डीएनए आ रहा है और इसके ऊपर कॉइल कर रहा है। इन्होंने ये बहुत सिंपल कॉइलिंग दिखाई हुई है, सिर्फ दो बल दिखाए हुए हैं। 2 बल नहीं होते बेटा, बहुत ज़्यादा बल होते हैं और वो एक के बाद एक दूसरी हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर कॉइल बनाते रहते हैं और इस तरह आपका पूरे का पूरा डीएनए जो है वो बना देते हैं, क्रोमोसोम्स जो है वो बना देते हैं। अब बेसिकली आपका ये सवाल होगा कि ये ब्लू कलर डीएनए है, रेड कलर प्रोटीन है, ये येलो कलर का क्या है? येलो कलर का बेटा ये दूसरी प्रोटीन्स हैं जिससे आपका जो है वो डीएनए इसके ऊपर चिपकता है, यानी बाइंड होते हैं आपकी प्रोटीन पे। लेकिन इनका नाम मैं अभी नहीं लूँगी वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जो आपके सिलेबस में है सिर्फ वही आपसे डिस्कस किया जाएगा। जो 2 चीज़ें हैं डिस्कस कर रही हूँ, डीएनए था और हिस्टोन प्रोटीन था, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। एक और चीज़ बता दूँ, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों जब मिक्स होंगे यानी एक दूसरे के ऊपर कॉइल हुए हुए होंगे, उसको हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे या न्यूक्लियोसोम कहेंगे। क्लियर? डीएनए और प्रोटीन जब दोनों एक जगह पे होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये खाली डीएनए है ना, तो डीएनए प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियोसोम, 2 न्यूक्लियोसोम है, एक ये वाला न्यूक्लियोसोम, एक ये वाला न्यूक्लियोसोम, इसके बीच में ये डीएनए मौजूद है। इसी तरह ये वाला डीएनए, अगर मैं इसकी लेबलिंग करूँ, ये वाला न्यूक्लियोसोम और ये वाला न्यूक्लियोसोम, इसके बीच में ये वाला डीएनए, इसको मैं कहूँगी डीएनए बिटवीन न्यूक्लियोसोम। याद रखिएगा न्यूक्लियोसोम किसे कहते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ वॉटसन एंड क्रिक मॉडल। टॉपिक है वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑन पेज 95। डिस्कवरी देख लेते हैं। ये एक मॉडल है डीएनए का, कि डीएनए का स्ट्रक्चर होता कैसे है। 1953 में 2 साइंटिस्ट थे, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, ठीक है। उन्होंने ये मॉडल पेश किया, इसीलिए इन दोनों के नाम पे वॉटसन और क्रिक, इन दोनों के नाम पे हमने इसको वॉटसन क्रिक मॉडल का नाम दे दिया, क्योंकि इन दोनों ने मिल के काम किया था 1953 में। स्ट्रक्चर बेसिकली क्या था, उन्होंने कहा कि डीएनए का स्ट्रक्चर हेलिकल होता है। हेलिकल बेटा कुछ इस किस्म का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। हेलिकल स्ट्रक्चर होता है और 2 स्ट्रैंड्स होते हैं। एक स्ट्रैंड देखें 2, एक ये स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है। इसको डबल हेलिकल स्ट्रक्चर भी कहा जाता है और इसके कंपोजिशन में 3 चीज़ें होती हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड जिसके अंदर फॉस्फोरस भी मौजूद होता है, ठीक है, शुगर और नाइट्रोजनियस बेस, बेसिकली ये 3 चीज़ें आपके पास मौजूद होती हैं। फॉस्फोरस, शुगर और नाइट्रोजनियस बेस। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड अभी आप रहने दें, इसको मैं डिटेल में आगे आपको पढ़ाती हूँ वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। फॉस्फोरस, शुगर एंड नाइट्रोजनियस बेस, 3 चीज़ मिलकर आपका डीएनए बनाती हैं। पार्ट्स ऑफ डीएनए अगर हम देख लें तो 2 पार्ट्स हैं, आउटर पार्ट और इनर पार्ट। आउटर पार्ट क्या है, फॉस्फेट और शुगर। फॉस्फेट और शुगर को जो है वो हम आउटर पार्ट कह रहे हैं। ये आउटर पार्ट, ये जो लाइंस मैंने आपकी बनाई है ना इस वक्त, ये आपके पास आउटर पार्ट है। इनर पार्ट क्या है, इनर पार्ट बेसिकली नाइट्रोजनियस बेसिस हैं। एडेनिन, ए फॉर एडेनिन, टी फॉर थाइमीन, सी फॉर साइटोसिन, जी फॉर गुआनिन। नाम आपको बुक में मिल जाएंगे विद स्पेलिंग्स। 4 नाइट्रोजनस बेसिस आपके सामने मौजूद हैं, एडेनिन, थाइमीन, साइटोसिन, गुआनिन। ये इनर पार्ट है और ये डीएनए के अंदर हिस्से में यानी इस जगह पर मौजूद होती हैं। इस जगह पे लाइंस पे नहीं है, यहाँ पे जहाँ पे मैं डॉट डाल रही हूँ, इस जगह पर आपकी नाइट्रोजनियस बेसिस, वहाँ इस जगह अंदर ये जो पोर्शन है ना बेटा, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ, इस पोर्शंस के अंदर आपकी नाइट्रोजनियस बेसिस यहाँ पर अटैच हुई भी होती हैं। ये आपकी नाइट्रोजनियस बेस है, लेट्स सपोज ये, ठीक है, वो पीछे से अटैच हुई हुई होती है थ्रू बॉन्ड। जो केमिस्ट्री में आपने पढ़े हैं ना कोवलेंट बॉन्ड, ये उससे जो है वो अटैच हुए हुए होते हैं। तो आपने क्या पढ़ी है, 4 बेसिस है नाइट्रोजन बेसिस जो इनर पार्ट में होती है और आउटर पार्ट में फॉस्फेट और शुगर होता है। फॉस्फेट और शुगर कहाँ होता है, कैसे होता है, ये भी हमने डिटेल में आगे देखना है। ये देखिए आपको स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया गया है डीएनए का बेटा, जिसके अंदर 3 चीज़ें मौजूद हैं। पहली चीज़ होती है फॉस्फेट, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है आपके पास राइबोस शुगर। राइबोस शुगर बेटा ये आपके पास शुगर का नाम है। और तीसरी चीज़ थी आपके पास नाइट्रोजनियस बेसिस जो 4 होती हैं, एडेनिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन। एक और बात बता दूं बेटा, एडेनिन यानी ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाएगी और डबल बॉन्ड बनाएगी। और ये डॉट मैंने क्यों बनाया है, सीधा सीधा ये लाइंस क्यों नहीं लगाई, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड नहीं बल्कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और 9th क्लास में हमने डिटेल में पढ़ा था हाइड्रोजन बॉन्डिंग डॉटेड लाइन से शो करते हैं। एडेनिन और थाइमीन के दरमियान डॉटेड लाइंस होंगी और 2 यानी डबल बॉन्ड होंगे। गुआनिन और साइटोसिन हमेशा एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे, हमेशा, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज हो गए गुआनिन ने थाइमीन के साथ या साइटोसिन ने एडेनिन के साथ या इस तरह का कुछ भी, अगर ऐसा अल्लाह ना करे हो गया
म्यूटेशन आ जाती है, बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां सामने आती हैं। इसलिए ग्वानिन हमेशा साइटोसिन के साथ, थाइमीन हमेशा एडेनिन के साथ ही बॉन्ड बनाएगी। एडेनिन और थाइमीन के दरमियान डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के दरमियान 3 बॉन्ड्स बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। ये चीज़ क्लियर हो गई है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर पे। ये बेसिकली आपके पास जो है वो खूबसूरत सा स्ट्रक्चर आपके सामने मौजूद है बेटा। ब्लू कलर के आपके फॉस्फेट हैं, रेड कलर की आपकी राइबो शुगर बनी हुई है और ग्रीन कलर की आपकी नाइट्रोजनस बेसिस बनी हुई है। आप आ जाएँ इस तरफ। बच्चे ये जो दो इस तरह का स्ट्रैंड था ना, हेलिकल स्ट्रैंड आपका डीएनए का, मैंने ये स्ट्रैंड खोलकर यानी अलग अलग करके आपके सामने ये वाली फॉर्म बनाई है। ये वाली फॉर्म नहीं बनाई, ये समझना मुश्किल हो जाएगा। अभी दिखा दूंगी आपको, लेकिन अभी ये समझा रही हूँ। ये 2 स्ट्रैंड्स हैं। लेट्स सपोज एक ये स्ट्रैंड आ रहा है और एक मेरी पेंसिल अगर मैं हल्के हल्के से बना रही हूँ, ये स्ट्रैंड है। ये मैंने स्ट्रैंड खोल दिया, इसको मैं थोड़ा सा डार्क कर लेती हूँ। ये स्ट्रैंड है। सबसे पहले एंड पे देख रहे होंगे आप फॉस्फेट हैं ब्लू कलर के। हर फॉस्फेट के साथ एक राइबोस शुगर ऐड है। ये देखें रेड कलर का राइबोस शुगर है। हर फॉस्फेट के साथ ये वाली राइबोस शुगर ऐड है। इस फॉस्फेट के साथ, इस फॉस्फेट के साथ। इसका मतलब है एक फॉस्फेट के साथ 2 राइबोस शुगर है, नीचे वाली भी ऊपर वाली भी। क्लियर? इस तरफ भी राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों पे एक ही तरह का काम है। अच्छा, राइबोस शुगर के साथ कौन अटैच है? नाइट्रोजनियस बेसिस। सामने सामने नाइट्रोजनस बेसिस लगी हुई होती है, जैसे पड़ोसी नहीं होते हमसाए। यहाँ पर अगर थाइमीन है तो यहाँ पर लाजमी एडेनिन होना चाहिए। यहाँ पर अगर ग्वानिन है तो सामने लाजमी सी यानी साइटोसिन होना चाहिए। यहाँ पर अगर साइटोसिन है तो सामने लाजमी ग्वानिन होना चाहिए। एडेनिन या थाइमीन नहीं आ सकता। ठीक है, ये हो ही नहीं सकता, ये आपकी बॉडी करने भी नहीं देती, और खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए तो बीमारी होती है। एडेनिन के सामने थाइमीन। अब इस बात का ख्याल रखना है, एडेनिन और थाइमीन के दरमियान डबल बॉन्ड, साइटोसिन और ग्वानिन या ग्वानिन और साइटोसिन बात एक ही है, दरमियान 3 बॉन्ड है। और यहाँ पर थाइमीन और एडेनिन के दरमियान डबल बॉन्ड है, ये हमें यहाँ से पता चला है। तो ये बेसिकली डीएनए का स्ट्रक्चर है। इसके दरमियान देखें क्या है, ये फॉस्फेट ग्रुप्स है। फॉस्फेट यानी फॉस्फोरस है, ये फॉस्फेट है, यहाँ पे फॉस्फेट है। ये बेसिकली आपकी शुगर, ये मैं आपको एक बताती हूँ, ये शुगर और ये फॉस्फेट, ये देखो ये मैंने गोल किया, एक ये शुगर और ये फॉस्फेट, ये आपके डीएनए की बेटा बोन बना रहे हैं, बैकबोन। जैसे हमारी बैकबोन क्या है, रीढ़ की हड्डी, जिससे हमारी पूरी ज़िंदगी जो है वो मुनस्सिर करती है। इसके बगैर हम हिल नहीं सकते, चल नहीं सकते। इस डीएनए के इस बैकबोन के बगैर यानी राइबोस शुगर और फॉस्फेट के बगैर डीएनए कभी भी नहीं बन सकता। ठीक है, ये नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो तो इनर पार्ट है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इनर पार्ट है, जबकि ये आउटर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम बैकबोन कहते हैं डीएनए का। ये बातें जो छोटी छोटी बातें बता रही हूँ, यही मैंने एमसीक्यूज़ में आपको दी हुई हैं, इसलिए काइंडली इन पे गौर कीजिएगा और अपनी बुक पे भी हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा। यही आपके एमसीक्यूज़ पेपर में आते हैं। ये डीएनए का स्ट्रक्चर था जो कि आपके सामने मौजूद है। अब इसको जब ये इस तरह का ये बंद हो जाता है और ये इस तरह के इस स्ट्रैंड्स में मौजूद होता है, मैंने ये खोल के सिर्फ इसलिए सिखाया है ताकि आपको समझ आ जाए। ये देखिए बेटा, ये आपके सामने जो है वो डीएनए का स्ट्रक्चर है। ये हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आउटर पार्ट जो है, यहाँ पर आपको फॉस्फेट और राइबोस शुगर नहीं दिखाई गई, जबकि इनर पार्ट जो है बेसिस, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन, ये आपको दिखाई गई हैं डिफरेंट कलर से। इन्होंने बेसिकली क्या किया है, इस स्ट्रैंड को खोल दिया है। जैसे मैंने आपकी कॉपी पे बनाया था, इन्होंने आपके सामने ये खोल दिया है और इन्होंने बहुत डिटेल में आपके सामने उसका भी अंदर का केमिकल फार्मूला आपके सामने खोल के बना दिया। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा देती हूँ। ये जो आपके पास नज़र आ रहे हैं, क्या कहूँ इनको, कौन सा कलर है, लाइट ब्राउन से जो कलर है, ये फॉस्फेट है। हर फॉस्फेट जो है वो 2 आपके पास राइबोस से अटैच हुआ होगा, राइबोस शुगर। ये वाला फॉस्फेट जिस पे मैंने पेंसिल रखी हुई है, ये ऊपर वाले राइबोस शुगर से अटैच है और ये नीचे वाले राइबोस शुगर से अटैच है। ये देखें, ये बॉन्डिंग हुई हुई है बीच में, ये कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, अब ये वाला फॉस्फेट ऊपर भी राइबोस शुगर से अटैच है, यहाँ पे ये यहाँ पे जहाँ पे 3 प्राइम लिखा हुआ है, और ये नीचे जहाँ पे 5 प्राइम लिखा हुआ है वहाँ पे भी राइबोस शुगर से अटैच है। तो ये राइबोस और फॉस्फेट, राइबोस फॉस्फेट, इन्होंने ये बैकबोन्स बनाई हुई हैं। एक ये बैकबोन है और बेसिकली एक ये बैकबोन है। ठीक है, अब आ जाते हैं नाइट्रोजनस बेसिस की तरफ। ये राइबोस शुगर इधर से ग्वानिन से अटैच है। ये ग्वानिन का पूरा ब्लू कलर का स्ट्रक्चर इन्होंने बताया है, आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से राइबोस शुगर साइटोसिन के साथ अटैच है। अब आपने ये याद रखना है कि ग्वानिन ब्लू कलर, साइटोसिन ऑरेंज कलर, इन दोनों के दरमियान कितने बॉन्ड हैं? बॉन्ड देखिएगा ज़रा, ब्राउन कलर की लाइन नज़र आएगी, 1 2
3 और ये क्या है, ये आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसी तरह थायमीन और एडेनिन के दरमियान स्ट्रक्चर्स इनको छोड़ दें, बस सिर्फ ये देखें पीछे से किससे अटैच है, राइबोस से। ये पीछे से किससे अटैच है, राइबोस शुगर से। ये जो ग्रे कलर के बने हुए हैं, इन दोनों के दरमियान कितने बॉन्ड्स बने हुए हैं, ब्राउन कलर का देखें सिर्फ और सिर्फ 2 बॉन्ड्स हैं। ठीक है, सिंपल। नीचे भी साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान 3 बॉन्ड्स, जबकि एडेनिन और थायमीन के दरमियान ये देखें 2 बॉन्ड्स हैं। तो ये बेसिकली आपका डीएनए का केमिकल स्ट्रक्चर है। आपने केमिकल स्ट्रक्चर याद नहीं रखना, आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाला हेलिकल स्ट्रक्चर याद रखना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ। ये बेटा आपके याद रखने की चीज़ है, ये आपके पास सिंपल हेलिकल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, 2 जो कि आउटसाइड स्ट्रक्चर होती हैं जो आउटर डीएनए बना रही होती हैं। ये जो पिंक कलर की आपकी लाइंस जा रही है ना, जिसके ऊपर मैं इस वक्त पेंसिल फेरूँ, ये वाली, ये आपका आउटर स्ट्रक्चर बना रही है जिसके अंदर शुगर भी मौजूद है और फॉस्फेट भी मौजूद है, जहाँ पर शो नहीं की आपको। अगला पार्ट है इनर पार्ट, इनसाइड पार्ट, जिसको हम नाइट्रोजनियस बेस कहते हैं, जो कि एडेनिन और थायमीन हमेशा बनाती है, साइटोसिन और ग्वानिन जो है वो दोनों बनाती है। और ये अंदर ये डिफरेंट कलर्स में मौजूद हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली। ठीक है, दे आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इन दोनों के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं जिसकी वजह से हमारा डीएनए नहीं टूटता, ना ही अलग होता है। और ये बेसिकली वॉटसन और क्रिक ने अपना मॉडल दिया था, इस फॉर्म में दिया था कि ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। ये मैंने खोल के यहाँ पर ये भी खोल के आपको दिखाया गया है कि इसके अंदर शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, यानी ये जो ब्राउन कलर की जो लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली और ये वाली, इसके अंदर शुगर भी मौजूद है, फॉस्फेट भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर शो नहीं की। नाइट्रोजनस बेसिस आपके सामने मौजूद है, ग्वानिन, साइटोसिन, एडेनिन, थायमीन, ये सारी की सारी नाइट्रोजनस बेसिस आपके सामने मौजूद हैं। अब आप बेटा देखोगे ये मेजर ग्रूव और ये माइनर ग्रूव है, तो बेसिकली मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर कुछ लूप्स बनते हैं जिसको ग्रूव कहा जाता है। ये आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रही, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। जो चीज़ें आपके समझने वाली थी वो मैं यहाँ पे क्लियर कर चुकी हूँ। नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा है डीएनए रेप्लिकेशन। बेटा ये टॉपिक्स आप लोगों को शायद बहुत बड़े बड़े लग रहे हो, लेकिन ये इतने बड़े और इतने मुश्किल नहीं हैं। जहाँ पर भी समझ ना आए, सिंपल आपके पास वीडियो मौजूद है, बैक कीजिएगा, रिवाइंड कीजिएगा और देख लीजिएगा। ये बेसिकली कंसेप्ट्स हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं कि 26 मिनट की वीडियो हो गई है या 30 मिनट की वीडियो हो गई है। डीएनए रेप्लिकेशन एक छोटा सा टॉपिक है, देख लेते हैं। इट इज़ द डेफिनेशन क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज़ ऑफ डीएनए फ्रॉम द ओरिजिनल वेल। लेट सपोज ये आपके पास डीएनए है, इस तरह का आपके पास हेलिकल स्ट्रक्चर मौजूद है, इससे बहुत सारी कॉपीज़ बन जाना। ठीक है, इससे बहुत सारी कॉपीज़ बन जाना, तो ये बेसिकली क्या है, डीएनए रेप्लिकेशन है, यानी रेप्लिकेट हो रहा है आपका डीएनए, ढेर सारी कॉपीज़ बना रहा है। डीएनए का प्रोसेस क्या है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो अनवाउंड हो जाता है, यानी ये जो आपके पास डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वो अनवाउंड हो जाता है, यानी खुल जाता है, सेपरेट हो जाता है। 2 स्ट्रैंड सेपरेट, देखें दोनों स्ट्रैंड जो थे वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए हैं। अंदर मैंने जो लाइंस शो की हैं वो आपको बता रही हैं कि ये नाइट्रोजनस बेसिस लगी हुई है, मैंने यहाँ पे डिटेल में नहीं बनाया, सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया है। 2 स्ट्रैंड सेपरेट लाइक अ जिपर, जैसे बच्चा आप अपनी जो है वो जैकेट्स वगैरह की जिप खोलते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि वो पहले जिप बंद हुई होती है, फिर वो खुल जाती है, तो इसी तरह आपके दोनों स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। टेम्पलेट ईच स्ट्रैंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, ये देखें 2 स्ट्रैंड्स खुल गए, इतने खुल गए, हर स्ट्रैंड टेम्पलेट के तौर पे काम करे। व्हाट इज़ टेम्पलेट? बच्चे टेम्पलेट वो चीज़ है, लेट सपोज आप दर्जी के पास जाते हैं और आप अपना नाप देते हैं, मेरे इस नाप के साथ जो है वो मेरी शर्ट सी दो, वो आपको जो है वो आपकी शर्ट स्टिच कर देगा और वो एग्जैक्ट उसी नाप की होगी जो आपने उसको दिया था। ठीक है, तो वो बेसिकली कि आपने उसको बेसिकली क्या दिया था, टेम्पलेट दिया था अपनी शर्ट का या अपनी पैंट्स का। तो ये 2 स्ट्रैंड्स एज अ टेम्पलेट एक्ट करेंगे और एडिशन ऑफ न्यू नाइट्रोजनस बेसिस शुगर एंड फॉस्फेट, ये देखें आपकी बॉडी के अंदर न्यू न्यूक्लियोटाइड्स या नाइट्रोजनस बेसिस, ये आपके पास राइबोस शुगर हैं, यहाँ पर आपके पास जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस भी हैं, फॉस्फेट ग्रुप्स भी हैं, वो सारे के सारे इसके साथ भी और इसके साथ भी जो है वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ और इसके साथ जब ऐड हो जाएंगे तो पहले आप देखें 2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो आपके सामने आएंगे। ठीक है, मेक न्यू कॉपीज़ अगला स्टेप था। न्यू कॉपीज़ क्या है, ब्लू कलर का आपका पुराना वाला डीएनए था, ये रेड कलर की आपकी ये तमाम चीज़ें रेड कलर की न्यू ऐड हुई हैं। एक ओल्ड स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड है, यहाँ पर भी एक ओल्ड स्ट्रैंड है, एक न्यू स्ट्रैंड है, यानी आपके पेरेंट का एक ही स्ट्रैंड है, अब आपका न्यू स्ट्रैंड भी शामिल हो गया है। दोनों एक दूसरे की कॉपी हैं, दोनों एक दूसरे के रेप्लिका हैं।
ठीक है। अब रेप्लिका है इसीलिए हमने इसको डीएनए रेप्लिकेशन का नाम दे दिया है। जब ये न्यू डीएनए बन गया तो वो इस तरह कॉइल कर लेगा और आपके पास डीएनए असल हालत में मौजूद हो जाएगा, क्योंकि डीएनए असल हालत में इस तरह होता है। अब देखो, पहले शुरू में जब आपका प्रोसेस शुरू होता है एक डीएनए मॉलिक्यूल मौजूद था जो डबल हेलिकल इस तरह का था। अब जब ख़त्म हुआ है तो आपके पास 2 डीएनए के मॉलिक्यूल मौजूद हैं। एक और बात बताऊँ बेटा, ये कलर डिफ्रेंसिएशन मैंने आप लोगों के लिए किया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए पेरेंट का कौन सा है और न्यू वाला कौन सा है। ठीक है, ये अब ज़रूरी नहीं है कि जो पहले हम लोगों ने लिया उसका कलर दूसरा है और जो नया बना है उसका कलर दूसरा है, सब बिल्कुल नहीं है। मैंने आपको समझाने के लिए कलर चेंज किया है ताकि आपको ये कलर नज़र आए। मेरे ख्याल से शायद आपको ये कलर्स नज़र आ रहे होंगे। एक और चीज़, यहाँ तक मेरे ख्याल से डीएनए रेप्लिकेशन क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्यूरी हो आप मुझे यहाँ पर मैसेज भेज सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जो है वो क्लियर करूँगी। दूसरी बात ये बेटा, यहाँ पर ये वर्ड यूज़ हुआ है न्यूक्लियोटाइड। सवाल ये पैदा होगा, मैम ने बताया नहीं न्यूक्लियोटाइड होता क्या है। बच्चे 2 वर्ड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड। देख लेते हैं न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन मैं आपको समझाना चाह रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो बाद में मुश्किल ना हो, वरना आप लोग कहेंगे कि ये लफ्ज़ कहाँ से है, इसका मतलब क्या है। बट पहले न्यूक्लियोसाइड देख लेते हैं। आपकी राइबोस शुगर जो कि कुछ इस तरह की होती है, ठीक है, ये राइबोस शुगर मैंने बनाई है। और नाइट्रोजनस बेस जिसके अंदर एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन, थाइमिन ये चारों शामिल होते हैं। ये दोनों जब मिल जाती हैं तो वो न्यूक्लियोसाइड बनाती हैं। लेट्स सपोज मैंने क्या किया है, ये राइबोस बना दिया, लेट्स सपोज इसकी इस तरह, और ये नाइट्रोजनस बेस है। ये जब ये दोनों मिलेंगी इसको मैं क्या कहूँगी, दिस इज़ अ न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब आ जाते हैं न्यूक्लियोटाइड की तरफ। आपका पूरे का पूरा न्यूक्लियोसाइड यानी ये पूरा हिस्सा, इसके अंदर फॉस्फेट भी ऐड कर दो तो वो क्या बन गया, न्यूक्लियोटाइड। यानी ये पूरे का पूरा हिस्सा राइबोस और नाइट्रोजनस बेस, इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड के अंदर एक फॉस्फेट ऐड करो, क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। तो बस ये साइड और टाइड से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यहाँ पे बस बेसिकली आपको यही डिफरेंस बताना था। साइड में राइबोस और नाइट्रोजनस बेस शामिल है जबकि टाइड में तीनों चीज़ें मौजूद हैं। मैं बेसिकली याद ऐसे रखती थी, टी इसमें टाइड आता है ना, टी फॉर मीन्स 3, इसके अंदर 3 चीज़ें मौजूद हैं, राइबोस, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। तो मैं बचपन में इस तरह याद करती थी। आप अपने लिए कोई भी निशानी रखना चाहते हैं तो वो आप रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कोशिश कीजिएगा कि आप अच्छे तरीके से इसको याद कर सकें। कि घबराने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत लंबा टॉपिक भेज दिया। यहाँ पे बेसिकली मैंने वो जो आपकी ऐड की हैं एक्स्ट्रा आप लोगों को पिक्चर्स ऐड किए हैं बेटा, ये सिर्फ उस लिए जो है वो बड़ा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।